तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में आज हम लोग केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशनशिप है इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं पिछले 2 क्लास में आपका संघवाद यानी कि फेडरलिज्म वाला जो टॉपिक था इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। और अगर देखा जाए तो जो संघवाद है इसी का संवैधानिक जो प्रावधान है वही आपका केंद्र राज्य संबंध कहलाता है। तो जब कभी भी आप केंद्र राज्य संबंध का अगर आंसर लिखिएगा तो उसमें संघवाद से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि संघवाद का ही जो है संवैधानिक प्रावधान केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग एक ही साथ देखते हैं और इन दोनों टॉपिक को एक ही साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि संघवाद से अलग नहीं है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आज आपका केंद्र राज्य संबंध ये हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग जेपीएससी के सिलेबस की बात करें तो जेपीएससी के सिलेबस में जो आपका टॉपिक नंबर 7 है इंडियन पॉलिटी का, वो आपका केंद्र राज्य संबंध ही है। आज जिसमें हम लोग देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच में 3 तरह के संबंध है। एक आपका विधायी संबंध, एक आपका प्रशासनिक संबंध जिसको कार्यपालिका संबंध भी कहा जाता है, और एक होता है आपका वित्तीय संबंध। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो केंद्र और राज्य का जो संबंध है इसके बारे में एक आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बहुत ही सुंदर से इंट्रोडक्शन। वो क्या है देख लीजिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा सुन लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा जो है बोला जाता है कि दोहरे शासन की जो व्यवस्था है वो संघवाद की प्रमुख विशेषता है। यानी कि संघवाद का विशेषता है कि उसमें 2 तरह से शासन होगा। तो दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है। भारत में भी संविधान ने शासन के 2 स्तरों की स्थापना की है, यानी कि शासन का 2 स्तर होगा, जिसके केंद्र में एक संघीय सरकार होगी और जिसके चारों तरफ परिधि में जो है वो आपका राज्य सरकार होगी। तो भारत में भी संविधान में, भारत का जो संविधान है इसमें शासन के 2 स्तर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से स्तर है वो देख लीजिए। पहले अगर देखिएगा इस तरह से, यहाँ पे केंद्र में आपका जो है वो संघीय सरकार है और इसके चारों ओर जो परिधि है, परिधि में आपका जो है वो आपका राज्य सरकार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बताया जाता है कि ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का जो है वो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सर्वत्र अगर देखा जाए तो संघ सरकार का ही उल्लेख किया गया है हमेशा। तो सभी जगह यानी कि सर्वत्र संघ सरकार का ही उल्लेख किया गया है, कहीं भी केंद्र सरकार का उल्लेख जो है वो संविधान में किया नहीं गया है। केंद्र सरकार नहीं लिखा गया, केंद्र सरकार की जगह पे संघ सरकार लिखा गया है। आगे देखिए, किंतु राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार शब्द का व्यापक प्रचलन है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय जो भी प्रयोजन है उसके लिए हमेशा केंद्र सरकार शब्द का ही बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रचलन है। वो ज़्यादा आपका वही जो है केंद्र सरकार हर एक व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे केंद्र सरकार, किसी के भी मुंह से नहीं सुनते होंगे कि संघ सरकार या संघ का ये काम है, ऐसा कभी नहीं सुनते होंगे। तो सभी के आम जनजीवन के जो है वो जुबान में हमेशा केंद्र सरकार ही बैठा हुआ है। आगे देख लीजिए, वस्तुतः संघ की बजाय केंद्र शब्द की व्यवहारिक स्वीकार्यता यह रेखांकित कर देती है कि भारतीय संविधान में केंद्र विमुखता अंतर्निहित है। फिर भी संघवाद की भावना के अनुरूप भारतीय संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था में दोहरे शासन की स्थापना करता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जब कभी भी केंद्र राज्य संबंध का टॉपिक लिखने के लिए आएगा तो वहाँ पे हमेशा बता दीजिएगा, क्या बताइएगा कि संघवाद का मतलब क्या है, कि संघवाद जो है बताता है इसमें कि दोहरे शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता है और भारत में भी संविधान ने शासन के 2 स्तरों की स्थापना किया है, जिसमें केंद्र में एक संघीय सरकार है तथा उसके चारों तरफ परिधि में राज्य सरकार देखने को मिलती है। इसके अलावा थोड़ा सा और बता दीजिएगा इसमें, वो क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा कि संघवाद की भावना के अनुरूप भारतीय संविधान एक राजनीतिक व्यवस्था में दोहरे शासन की स्थापना करता है। ठीक है, यहाँ तक बता दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ बात दिया हुआ है वो सुन लीजिए। बोला गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का जो उल्लेख है वो हमारा भाग 11 और भाग 12 में दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग देखें तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों के जिक्र किए गए हैं। अगर हम लोग भाग 11 की बात करें जो कि आपका आर्टिकल नंबर देखिएगा तो यहाँ पाइएगा कि 45 से शुरू होता है, यानी कि भाग 11 जो है वो आपका 245 से शुरू होकर आर्टिकल नंबर 263 तक ये जाता है। तो भाग 11 जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 263 से स्टार्ट होता है और 245 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 263 में जाता है। अगर देखिएगा तो इसको 2 भागों में यहाँ बांटा गया है।
एक है भाग आपका विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव या तो लेजिस्लेचर जो रिलेशनशिप है वो। एक है आपका प्रशासनिक संबंध जिसको कार्यपालिका संबंध कहा जा रहा है। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसको देख लीजिएगा। तो क्या बोले हैं कि जो भाग 11 है वो आपका आर्टिकल 245 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 263 तक जाता है, जिसमें आपका 2 चैप्टर है, विधायी संबंध और आपका प्रशासनिक जिसको कार्यपालिका संबंध भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भाग 12 भी है और संविधान का जो भाग 12 है वो आर्टिकल नंबर 264 से स्टार्ट होता है। ये जाकर आपका 263 में ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे 264 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 300 का तक ये जाता है। और इसमें आपका बहुत सारा अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। वित्त है, संपत्ति है, संविदाएँ हैं और वाद है। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद ये आपका भाग 12 में लिखा गया है। जिसमें से देखिएगा तो सबसे पहले आपका वित्त यानी कि वित्तीय संबंध दिया हुआ है और वित्तीय संबंध भी हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझिएगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो वित्तीय संबंधी जो भी प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 12 में आर्टिकल नंबर 268 से स्टार्ट होता है, 293 तक जाता है। 268 से लेकर 293 तक ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग अभी बाकायदा पूरा डिटेल से पढ़ने ही वाले हैं, तो वहाँ से इसको आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन खुद से थोड़ा सा बनाइएगा, जो हम स्टार्टिंग में अभी बोले हैं उस इंट्रोडक्शन के आधार पे। यहाँ देखिए भाग 11 है और भाग 11 का क्या कह रहा है, तो विधायी और प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध को ही कार्यपालिका संबंध भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 245 से स्टार्ट होता है और 263 तक ये जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो विधायी संबंध है भाग 11 में वो आपका आर्टिकल 245 से 255 तक जाता है। तो 245 से 55 तक विधायी संबंध, 45 से 55 तक विधायी संबंध, और वहीं 200 जो है वो आपका 56 से लेकर 263 तक, 256 से लेकर 263 तक जो है वो आपका प्रशासनिक संबंध यानी कि इसी को बोला जाता है कार्यपालिका संबंध, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। तो भाग 11 आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक देखने को मिलता है। भाग 11 में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर विधायी संबंध जो कि 245 से 255 तक है और दूसरा चैप्टर प्रशासनिक संबंध जिसको कार्यपालिका संबंध भी बोला जाता है, जो कि आपका आर्टिकल 256 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 263 तक ये जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए अब हम लोग जो है वो एक एक करके संबंधों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधायी संबंध। विधायी संबंध क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं हल्का सा इसके स्टार्टिंग का कुछ पॉइंट। तो हम लोग संविधान का भाग 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं और ये संविधान का भाग 11 में दिया हुआ है। और केंद्र राज्य संबंधों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भाग 11 में और भाग 12 दोनों में दिया हुआ है। भाग 11 में आपका विधायी संबंध और कार्यपालिका संबंध जिसको प्रशासनिक संबंध भी कहा जाता है। भाग 12 में वित्तीय संबंध भी है। विधायी संबंध की बात करें तो 245 से 255 तक है। कार्यपालिका संबंध की बात करें या फिर प्रशासनिक संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग वित्तीय संबंध देखें तो वो आपका आर्टिकल नंबर 264 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल नंबर 293 तक जाता है। तो 264 से लेकर 293 तक जो है वो आपका वित्तीय संबंध देखने को मिलता है। अगर हम लोग विधायी संबंध की बात करें यानी कि लेजिस्लेटिव जो रिलेशनशिप इसकी बात करते हैं, जो कि 245 से 255 तक हम लोगों को मिलता है। तो अगर हम लोग विधायी संबंध की बात करें तो ये 2 आधार पर मिलता है। एक है क्षेत्र के आधार पर और एक है आपका विषय के आधार पर। तो अगर हम लोग क्षेत्र के आधार पर देखें यानी कि बेस्ड ऑन दी एरिया, तो ये आपका है आर्टिकल 245। और अगर हम लोग देखें विषय के आधार पे यानी बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, तो ये है आपका आर्टिकल 246। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो विधायी संबंध है वो 2 आधारों पे दिया जाता है, एक आपका क्षेत्र के आधार पे और एक आपका विषय के आधार पे। क्षेत्र के आधार पे 245, विषय के आधार पे 246। ये लाइन आपको समझ में आ गया है। ये थोड़ा सा हम लोग पीटी के लिए कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं, फिर हम लोग इसका मेंस के लिए जो दिया हुआ है प्रावधान उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 245 क्या कहता है कि क्षेत्र के आधार पे यानी कि बेस्ड ऑन दी एरिया, और 246 आपका बोला है कि जो है वो इसके आधार पे क्या बोलते हैं, विषय के आधार पे यानी बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, ये हो गया। तो अगर हम लोग क्षेत्र के आधार पे देखें, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, आर्टिकल 245(1) और आर्टिकल 245(2), ये 2 भागों में बांटा गया है। अगर आर्टिकल 245(1) देखें तो इसमें बोला गया है कि केंद्र जो है वो संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण कर सकता है, क्योंकि राज्य के क्षेत्र में कानून की ही निर्माण कर सकता है। अच्छा, तो आर्टिकल 245(1) बोलता है कि जो केंद्र है
वो जो कानून बनाएगा वो पूरे देश में लागू होगा, तो पूरे देश के लिए वो कानून बना सकता है। लेकिन जो राज्य है वो अपने संबंधित राज्य के लिए कानून बनाएगा। ऐसा नहीं कि झारखंड का जो गवर्नमेंट है वो बिहार के लिए भी कानून बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपका आर्टिकल 245 क्लॉज 1 कहता है। ठीक है, आगे देखिए, ये है आपका क्षेत्र के आधार पे विभाजन, मतलब क्षेत्र के आधार पे हम लोग देखे हैं। तो क्षेत्र के आधार पे विधायी शक्तियां देखे हैं, आपका आर्टिकल 245 क्लॉज 1 और आर्टिकल 245 क्लॉज 2। तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 में बोला गया है कि केंद्र जो है वो संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण कर सकता है, क्योंकि राज्य जो है वो केवल राज्य क्षेत्र के लिए ही कानून का निर्माण कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि क्षेत्र के आधार पर कानून निर्माण करने की जो है शक्ति वो केवल संसद के पास निहित है। किसके पास? तो संसद के पास। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 245 क्लॉज 2 के बारे में देखते हैं, और इसमें बोला गया है कि भारत की संसद भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के लिए भी कानून बना सकता है। तो भारत का जो संसद है वो भारत का राज्य क्षेत्र जो है उससे बाहर के लिए भी वो कानून बना सकता है, यानी कि जैसे कि आपका आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, इसकी बात करते हैं हम लोग। फिर बोला जा रहा है कि जबकि राज्य सरकार अपने क्षेत्र से बाहर कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात है। तो बताया जा रहा है कि भारत की जो संसद है वो भारत की जो राज्य क्षेत्र है, भारत की जो अगर हम लोग राज्य क्षेत्र की बात करें, यानी कि भारत में आपके 28 राज्य है और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का जो संसद है वो इन 28 राज्यों के लिए भी कानून बना सकता है, इन 8 गो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज यूटी के बारे में भी कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें, अगर राज्य सरकारों की बात करें तो वो अपने क्षेत्र से बाहर कानून नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल में आपका आईपीसी है, ये सेंटर का गवर्नमेंट बनाया और इसको पूरे देश में लागू किया गया, बस यही चीज़ है, यही आपको समझाना हम चाह रहे थे। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 245 क्लॉज 2, ये इन दोनों को आप याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद देखिए आर्टिकल 246 है आपका। जैसे आपको आर्टिकल 245 बताया गया था कि आपका जो है वो क्षेत्र के आधार पर जो है वो देखते हैं हम लोग विभाजन, 245 क्लॉज 1, 245 क्लॉज 2। फिर 246 जो है वो विषय के सब्जेक्ट में विषय के संबंध में देखते हैं, यानी कि अबाउट द सब्जेक्ट या फिर बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। तो हम लोग देखते हैं कि विषयों के यानी कि अलग अलग विषयों के आधार पर भी जो है वो हम लोगों को देखते हैं कि 3 सूची में इसमें इसको बांटा गया है। एक है आपका संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक आपका समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि आपका जो है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कंक्रीट लिस्ट की बात करते हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में अगर बात करें तो आपका 61 विषय है, और अगर हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो आपका 52 विषय है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल केवल राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को है, केंद्र को भी और राज्यों को भी है। अगर हम लोग संघ सूची का अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो जैसे कि संघ सूची में एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके परमाणु ऊर्जा, विदेशी संबंध, बैंकिंग, रेलवे बाजार, उसके बाद रेलवे बाजार हो गया, उसके बाद है आरपीएफ, अंतरिक्ष या फिर जो जनगणना है, इन सभी के बड़े बड़े जो एरियाज है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल केवल संसद को है, वो आपका संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। वहीं अगर हम लोग राज्य सूची की बात करें तो ये आपका 61 विषय है इसमें, और इसका एग्जाम्पल देखें तो पंचायत है, नगर पालिका है, पुलिस है, उसके बाद फिर कानून व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, उसके बाद फिर रेलवे जो पुलिस है इसकी भी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें समवर्ती सूची की, जिसमें आपका 22 विषय दिए हुए हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो इसमें जो है आपका शिक्षा है, वन है यानी कि फॉरेस्ट, नाप तोल है, मेजरमेंट, न्यायिक प्रशासन यानी कि जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी, इसके अलावा शादी है, तलाक है, इन सभी के ऊपर जो है वो कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर जो है वो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। अगर राज्य सूची देखिए है तो हम लोग इसमें स्टेट लिस्ट में राज्य सूची के बारे में कानून निर्माण करने की शक्ति जो है वो राज्य सरकारों को ही निहित है, उसको ही दिया गया है। समवर्ती सूची जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट लिस्ट, तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को दे दिया जाता है। नोट में यहाँ बोला गया है कि अगर केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी विषय को लेकर टकराव होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को ही ज़्यादा जो है वो मान्यता दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो आर्टिकल 240 में आपका अवशिष्ट शक्तियाँ भी दिया गया है, जिसको हम लोग रेसिडुअल पावर्स कहते हैं। और बोला गया है कि ऐसे विषय जो केंद्र सूची में, राज्य सूची में और आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है,
तो ऐसे विषय में कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केवल केंद्र के पास निहित है। फिर बोला गया है आपका अनुच्छेद 249 के तहत ही कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय में कानून निर्माण करने की शक्ति संसद को दे सकती है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून निर्माण करने की शक्ति जो है वो संसद को दे सकती है। यदि कोई भी विषय राष्ट्र हित का हो तो ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा 2/3 उपस्थित मतदान से इसको पारित भी कर सकती है। तो आर्टिकल 249 के तहत अगर कोई ऐसे विषय हैं जो कि राष्ट्र हित का है तो ऐसे प्रस्ताव को राज्यसभा भी उसको कानून बना सकती है। उसके ऊपर जो है उपस्थित जो है व्यक्ति जितने भी है उसका मतदान करवाएंगे, 2/3 बहुमत से उसको पारित करके वो बना सकती है। फिर बोला जा रहा है कि ऐसे जो कानून बनेंगे वो आपका ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, वो केवल 6 महीने के लिए ही बनाए जाएंगे या फिर वो 6 महीने के लिए ही लागू रहते हैं। फिर बोला जा रहा है कि देश में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो पूरे देश के लिए कानून निर्माण करने की शक्ति जो है केवल केवल संसद के पास चली जाती है। फिर बोला जा रहा है कि संसद जो है वो आपका अनुच्छेद 250 के तहत संसद जो है वो आपका कानून निर्माण कर सकता है। तो 250 के तहत संसद जो है वो कानून बना सकता है। फिर देख लीजिए, ऐसी विधि आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर आपातकाल के समय कोई भी जो है वो कानून बनाता है संसद, है ना, तो वो 6 महीने के बाद खुद ही समाप्त हो जाता है। अगर उसको चालू करना है लगातार तो उसको फिर से बैठक जब होगा तो उसको फिर से अनुमोदन करवाना पड़ेगा। ठीक है, नोट यहाँ दिया हुआ है कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के संबंध में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। तो जब कभी भी राष्ट्रपति शासन होगा देश में या फिर वित्तीय आपातकाल लगेगा तो उस समय जो है वो ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। जब कभी केवल आपातकाल की स्थिति आएगी उसी समय वो केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वित्तीय आपातकाल में और राष्ट्रपति शासन में नहीं। आगे देखिए, यहाँ बताया गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कानून निर्माण कर सकता है यदि राज्य विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करते हैं। अगर 2 राज्यों में विवाद चल रहा है तो दोनों राज्य अगर मिलके संसद के पास अनुरोध करेंगे कि आप हमारे समस्या का सॉल्यूशन कीजिए तो वो कर सकता है संसद। आगे देख लीजिए, ऐसे कानूनों को संशोधित करने की शक्ति भी जो है वो केवल संसद के पास ही होती है। इसके अलावा आप देख लीजिए आर्टिकल 253, यहाँ बोला गया है कि संसद को यह विशेष शक्ति प्राप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होगी या फिर जो समझौता होगा उसको लागू करने के लिए संसद संपूर्ण भारत क्षेत्र और किसी विशेष क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है ना, तो संसद को ये पावर दिया गया आर्टिकल 253 के तहत कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर जो समझौता है इसको लागू करने के लिए संसद जो है वो संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए या फिर किसी विशेष क्षेत्र के लिए कोई कानून बना सकती है। ये आपका आर्टिकल 253 कहता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आपका केंद्र और राज्यों के बीच में जो है वो आपका विधायी संबंध। ये थोड़ा सा इसमें प्रावधान किया गया था और ये हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आपका विधायी संबंध यहाँ तक था आपका। ये आपका पीटी के लिए काम दे देगा। अब हम लोग थोड़ा सा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि जो आपका विधायी संबंध है वो क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से विधायी संबंध को देखेंगे। तो ये देख लीजिए विधायी संबंध। तो जो आपका विधायी संबंध है यानी कि जो आपका लेजिस्लेचर रिलेशनशिप, इसकी बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि केंद्र अथवा राज्य द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहते हैं। तो केंद्र के द्वारा या फिर राज्य के द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है इसी को ही विधायी शक्ति कहा जाता है। फिर देखिए, विधायी शक्ति के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच 2 प्रकार के विषयों का वर्णन मिलता है। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के अगर बीच में देखें तो 2 प्रकार का विषय यहाँ पे देखने को मिलता है। एक है जिसे हम लोग केंद्रीय सूची और राज्य सूची के रूप में जानते हैं। इसके अलावा एक और अन्य सूची भी होता है जिसको हम लोग समवर्ती सूची भी कहते हैं। इसको भी आप समझ गए हैं। तो अगर हम लोग विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति हम लोग 2 आधारों पे देखते हैं। एक है आपका क्षेत्र के आधार पे और एक है आपका विषय के आधार पे। तो अगर हम लोग विषय के आधार पे देखें तो संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची है। क्लियर, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर हम लोग क्षेत्र के आधार पे देखें तो क्षेत्र के आधार पे क्या है, तो क्षेत्र के आधार पे जो है वो आपका आर्टिकल 245 क्लॉज 1 और आर्टिकल 245 क्लॉज 2 है, जिसमें बोला गया है कि केंद्र जो है वो संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है और जो राज्य है वो केवल संबंधित राज्य क्षेत्र के लिए ही कानून बना सकते हैं। और बोला गया है कि क्षेत्र के आधार पे कानून निर्माण करने की जो शक्ति है केवल संसद के पास ही दिया गया है। ये आपका आर्टिकल 245 क्लॉज 1 बोलता है।
और वहीं आर्टिकल 245 क्लॉज 2 बोलता है कि भारत की संसद जो है वो भारत की राज्य क्षेत्र से बाहर के लिए भी कानून बना सकता है, यानी कि एक राज्य का उस राज्य से अलग भी, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी वो कानून बना सकता है संसद। फिर बोला गया है कि राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र से बाहर कानून नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल सी याद रख लीजिएगा क्या बोले हम। सो पहला जो लाइन है वो हम बोले थे आपका, रुकिए ज़रा सा 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे जो है विधायी संबंध, ये हमेशा 2 आधारों पे याद रखिएगा। एक आपका एरिया बेस्ड यानी कि क्षेत्र के आधार पे है, और ये है आपका विषय के आधार पे यानी कि सब्जेक्ट के आधार पे। ठीक है, ये जो है वो एरिया बेस्ड जो है वो आपका आर्टिकल 245 है, और ये आपका 2 भाग में है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। और ये जो है वो सब्जेक्ट के आधार पे यानी विषय के आधार पे, ये है आपका आर्टिकल 246। इसमें हम लोग देखेंगे तो 245 क्लॉज 1 जो बोलता है, ये बोलता है कि सरकार जो है, मतलब कि संसद जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के लिए भी कानून बना सकता है और पूरे देश के लिए कानून बना सकता है, और जबकि राज्य जो है वो केवल संबंधित राज्यों के लिए कानून बनाएंगे। और आर्टिकल 245 क्लॉज 2 बोलता है कि संसद जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र में जो है, भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के लिए भी कानून बना सकता है, जबकि राज्य जो है वो केवल अपने संबंधित राज्य के लिए कानून बनाएंगे, दूसरे के लिए नहीं। ये आपका इसमें दूसरा में कहा गया था। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। अगर हम लोग विषय के आधार पे देखें तो वहाँ पे आपका 3 तरह का विषय मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। इसकी बात करते हैं। अब हम लोग जो है वो आपका आर्टिकल 245 देखते हैं, और आर्टिकल 245 को भी अलग अलग भागों में हम लोग इसको बांट के पढ़ते हैं। वो क्या है क्या नहीं है वो देख लीजिए। सबसे पहले बताया गया है कि आर्टिकल 245 में बोला गया है कि संसद द्वारा या फिर राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। तो देखिए, संसद के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है और जो आपका राज्य का विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जा रहा है, इसका जो है यहाँ पे विस्तार से लिखा गया है आर्टिकल 245 में। क्या क्या बात है वो देख लीजिए। तो यहाँ बोला गया है पहला बात कि संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि है वो संपूर्ण भारत या फिर भारत के किसी राज्य क्षेत्र में लागू की जा सकती है। तो संसद जो भी कानून बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा, या फिर भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, स्पेशल नागालैंड के लिए बना दिया, स्पेशल असम के लिए बनाया, स्पेशल तमिलनाडु के लिए बनाया, स्पेशल आंध्र प्रदेश के लिए बनाया, तो ऐसा। फिर देख लीजिए, विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में लगेगा। क्या बोले हम, संसद अगर कोई कानून बनाता है तो वो जो विधि बनाएगा या फिर वो जो कानून बनाएगा वो जो है पूरे देश में लागू होगा, या फिर वो पूरे देश के किसी राज्य क्षेत्र में लागू होगा। वहीं जो आपका राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाएगा तो वो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा या फिर किसी एक भाग में लागू होगा। ठीक, क्लियर। तो अगर झारखंड सरकार कोई कानून बनाए तो पूरे झारखंड में लागू होगा, या फिर वो हजारीबाग के लिए अगर कानून बनाए तो हजारीबाग में भी लागू हो सकता है, ऐसा। सी नंबर देख लीजिए, संसद जो है, संसद की विधि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है। तो अगर देखिए यहाँ पे बोला गया है कि संसद की जो विधि है वो भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को नागरिकता मिला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के नागरिकों को अपना बनाए। तो एक पॉइंट और भी देख लीजिए आपका, यहाँ बोला गया है कि संसद की विधि भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि संसद ऐसा कानून बना देगा जो कि भारत के बाहर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। कैसे भैया, एग्जाम्पल के समझिए। एक आपका हम लोग बात करते हैं कि NRC आया था, CAA आया था, CAA आया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इस सब से कानून बना था कि भारत का, पाकिस्तान का और जो बांग्लादेश का जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का नागरिकता दिया जाएगा। तो ये दूसरे देश के लोग थे, लेकिन फिर भी उनके लिए कानून बनाया गया कि आपको अगर हमारे देश में आना है, नागरिकता ग्रहण करना है, तो आपके लिए प्रावधान कर रहे हैं। तो वही बात बोला गया है कि संसद जो है वो विधि बनाकर भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी जो है वो विधि बनाकर इसको लागू कर सकती है। ठीक है, ये 3 को जो लाइन आपको समझ में आना चाहिए। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण भारत में, विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण राज्य में, और संसद के द्वारा संसद की जो विधि है वो भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी लागू हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए,
नागरिकता जो अधिनियम हम लोग बनाए थे उसके तहत भारत जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका बांग्लादेश के लोगों को भी नागरिकता दे रहा था। तो वो बाहर के लोग थे ना, तो उनके लिए भी कानून बनाया कि नहीं बनाया। तो ऐसा ये आपका आर्टिकल 245 में कह रहा है ये सभी बात। इसके बाद देख लीजिए, इसके अपवाद भी हैं। इसके अपवाद क्या है कि जहाँ पे ये लागू नहीं होंगे उसके अपवाद देखिए। तो बोला जा रहा है कि पहला पॉइंट क्या क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। तो इसके अपवाद जहाँ पे ये लागू नहीं होंगे, तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति या अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या क्या अधिसूचना या फिर क्या क्या नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं वो देख लीजिए। पहला, कोई संसदीय विधि या उसका भाग यूटी में लागू नहीं होगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि हम जो कानून बनाए हैं भैया वो केवल राज्यों के लिए बनाए हैं, केंद्र शासित प्रदेश के लिए नहीं बनाए हैं। ये अधिघोषणा कौन करेंगे, तो अधिसूचना कौन देंगे, ये फिर घोषणा कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी। फिर देख लीजिए सेकंड नंबर, राष्ट्रपति व राज्यपाल ये अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि संसदीय विधि या उसका कोई भाग अनुसूचित व फिर जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। ये भी बोल सकता है। तो राष्ट्रपति जी या फिर राज्यपाल जी ये उद्घोषणा कर सकते हैं या फिर ये अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि हम जो कानून बनाए हैं वो जनजातीय क्षेत्रों में और अनुसूचित क्षेत्रों में ये लागू नहीं होंगे। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग अगर आर्टिकल संविधान का अगर हम लोग देखें, तो संविधान का अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका 5वीं अनुसूची है, जो 6ठी अनुसूची है, इसमें आपका जनजातीय क्षेत्रों के बारे में और आपका जनजातीय लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर हम लोग अगर हम लोग अनुसूची नंबर 5 देखें तो उसमें बोला गया है कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन है और जो नियंत्रण है वो आपका संविधान का अनुसूची 5 में दिया गया है। वहीं आपका अनुसूची 6 में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों में यहाँ पे शासन कैसे होगा वो इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। और संविधान की 5वीं अनुसूची में एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित क्षेत्र है यहाँ पे प्रशासन कैसे होगा और यहाँ पे नियंत्रण कैसे होगा, इसका चर्चा 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो यही बात है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये अधिसूचना कर सकते हैं कि संसदीय विधि या उसका कोई जो भाग है वो अनुसूचित क्षेत्रों में या फिर जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। ये भी हो सकता है। फिर देख लीजिए, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र या फिर स्वायत्त जिलों में लागू ना कर कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकते हैं। और राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों में, खास करके जो मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और आपका मणिपुर है, ठीक है ना, इसमें आपको प्राप्त है। तो ये हम लोग 6 जो आपका 6 शेड्यूल है यानी कि 6ठी अनुसूची है, इसमें आपका ट्राइबल एरिया है। के गो है ट्राइबल एरिया, 4 गो है। कौन कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। कौन कौन है, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसको आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ से बार बार जो है वो आपका बनता है। ठीक है ना। तो सिंपल बोला गया है कि जो आपका 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में बोला गया है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो आपका अनुसूचित क्षेत्र है उसका और जो आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी है उसका प्रशासन और नियंत्रण का बात संविधान के 5वीं अनुसूची में किया गया है। जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे जो राज्य है और वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रावधान किया गया है उसके प्रशासन का। तो इसमें आपका 4 गो स्टेट कौन कौन है, असम है, यहाँ पे असम छूट गया है ना, असम लिख दो, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम, यहाँ पे मणिपुर नहीं है, नो मणिपुर। ठीक है, तो ये बोला गया है। तो सिंपल सी बात है, अगर केंद्र में कोई कानून बना है तो उसको जो है वो असम का राज्यपाल जो है वो संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में, खास करके जो आपका स्वायत्त जिला है वहाँ पे वो लागू ना कर सकता है, नहीं भी कर सकता, उसको अधिकार है। उसको लगेगा कि हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग हैं इसके लिए सही नहीं है केंद्र का कानून, तो असम का राज्यपाल उसको रोक भी सकता है या फिर उसको कुछ वो विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है, या फिर असम का राज्यपाल जो है वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकता है। या केवल और केवल असम के राज्यपाल को ही दिया गया है। ठीक है ना। तो आई होप ये वाला लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो ये था आपका आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 को क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में बांट करके पढ़ते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 245 है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र के आधार पे जो है वो विधायी शक्तियाँ। और आर्टिकल 245 नहीं सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए।
आर्टिकल 245 जो है वो उसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्र के आधार पे विधायी शक्तियाँ, और आर्टिकल 246 को हम लोग बोलते हैं विषय के आधार पे जो विधायी शक्तियाँ हैं, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तब हम लोग आर्टिकल 246 पढ़ते हैं। आर्टिकल 246 क्या बोल रहा है वो देखिए। तो बोलता है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल, संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, यानी कि संसद जो भी कानून बनाएगा और जो राज्य का विधानमंडल जो भी कानून बनाएगा उसका विषय वस्तु क्या है, किन किन विषयों में वो कानून बनाएंगे। तो पहला पॉइंट बोला गया है कि इसके तहत संघ और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है, जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में संघ का कौन सा विषय है, किस विषय पे कानून बनाएगा संघ और किस विषय पे कानून बनाएगा राज्य, ये सब लिखा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग आर्टिकल नंबर 246 में पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 245 जो है वो आपका क्षेत्र के आधार पे विधायी शक्तियाँ हैं, और आर्टिकल 246 जो है वो विषय के आधार पे विधायी शक्तियाँ हैं। तो बोला गया है इसमें कि जो आपका संविधान का 7वीं अनुसूची है, जो आपका 7th शेड्यूल है, इसके अंतर्गत विषयों के आधार पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक आपका समवर्ती सूची यानी कि कंक्रीट लिस्ट। इसके बाद आपका जो है कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 248 में आता है। तो 245 क्लॉज 1 क्लॉज 2 में पढ़ लिए। फिर हम लोग 246 हम लोग देख रहे हैं, जो है विषय के आधार पे विधायी शक्तियाँ। तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़े, और आपका 248 में ही अवशिष्ट शक्तियों के बारे में दिया हुआ है। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा संघ सूची के बारे में पढ़ते हैं कि संघ सूची क्या है क्या नहीं है सो। तो बोला जाता है कि संघ सूची में राष्ट्रीय हित के 100 विषय शामिल है। तो जो आपका संघ सूची है इसमें राष्ट्रीय हित के यानी देश के हित के संबंध में लगभग 100 विषय दिए हुए हैं, और ये सबसे बड़ी सूची है। तो संघ सूची सबसे बड़ा है, 100 विषय इसमें दिया हुआ है। इसमें वे विषय शामिल है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय या फिर राष्ट्रीय हित के विषय जो है वो सभी संघ सूची में शामिल है। इसमें इसकी संख्या 100 है। एग्जाम्पल के लिए रक्षा यानी कि सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री फोर्स यानी कि सॉरी पैरामिलिट्री फोर्स जिसको है आपका सशस्त्र बल बोला जाता है। सॉरी, यहाँ पे हम पार्लियामेंट्री बोल दिए थे ना, कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि एक ही जैसा देखने को लग रहा है इसलिए। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय होंगे या राष्ट्रीय हित के विषय होंगे उसको संघ सूची में रखा गया है। ये इसमें सबसे बड़ी सूची यही है, और इसमें 100 टोटल विषय हैं, जैसे कि रक्षा पैरामिलिट्री फोर्स जिसको सशस्त्र बल बोला जा रहा है, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, विदेशी मामले, अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों पर नियंत्रण, आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, संपत्ति के मूल्य पर कर इत्यादि। तो इसमें टोटल 100 विषय है, और इसका सूची अगर हम लोग देखें तो क्या क्या है, कौन कौन सा विषय है। तो रक्षा पैरामिलिट्री फोर्स, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, विदेशी मामले, उद्योगों पर नियंत्रण, आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर, संपत्ति के मूल्य पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, उद्योग, ये सभी इसमें शामिल है। फिर बोला जाता है कि संसद को इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। फिर आता है आपका राज्य सूची, और राज्य सूची में टोटल 61 को विषय हैं। कहीं कहीं पे जो है वो आपका 62 विषय भी दिए रहते हैं, तो उसको आप एक बार रिचेक कर लीजिएगा। तो राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय हैं, और इनमें से महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसमें 61 को विषय हैं, कौन कौन है वो देख लीजिए, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय का प्रशासन, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, जलापूर्ति, सिंचाई, भू अधिकार, जंगल, कृषि, आय पर कर, भूमि एवं मकान पर कर, संपत्ति कर, शुल्क, विद्युत कर, उसके बाद वाहन कर, विलासिता कर। ये सभी जो वर्ड हम बोले हैं ये सभी जो है वो आपका राज्य सूची के विषय हैं। इसको आप बार बार देखते रहिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। तो राज्य सूची के विषय कौन कौन है ये सब है आपका, इसको याद रख लीजिएगा। तो राज्य सूची में पहले 66 को विषय था, अभी 61 को विषय है। संघ सूची में पहले 97 को विषय था, अभी वर्तमान में 100 को विषय है।
और राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अभी 61 गो विषय है। और कौन कौन है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। फिर बोला गया है कि इन विषयों का जो चुनाव स्थानीय हित के आधार पे होता है। तो ये जो विषय है, कौन विषय होंगे कौन नहीं होंगे, ये सभी इसका जो चुनाव है वो आपका राष्ट्रीय हित के आधार पे होता है। और ये विषय देश की विविधता को भी ध्यान में रखकर दिए गए हैं। तो देश की विविधता के आधार पे और स्थानीय हित के आधार पे इनका चुनाव होता है राज्य सूची के विषयों पर। और इन विषयों पर राज्य सरकार को कानून निर्माण करने की शक्ति है। फिर बोला गया है कि हालांकि विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार को भी राज्य सूची के विषयों पर जो है वो कानून बनाने का अधिकार होता है। ये आपका विशेष परिस्थिति में ऐसा होगा। और वो विशेष परिस्थिति कब होता है, वो आपका 3 तरह का विशेष परिस्थिति है। कौन कौन है, देखिए 3-4 तरह का है। पहले जब आपका आपातकाल आएगा, तब आपातकाल के दौरान ये आपको देखने को मिलता है आपका आर्टिकल 356 में। फिर आप देखते होंगे राष्ट्रपति शासन के दौरान, तो हम लोग देखते हैं कि आपका 3 तरह का आपातकाल है, इमरजेंसी है। आर्टिकल 352, 356, 360। 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन है, और 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल है। इसके अलावा देखिए यहाँ बोला गया है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 249 बोलता है कि राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची पर प्रस्ताव पारित, अगर कोई भी राज्यसभा जो है वो 2/3 बहुमत से कोई भी अगर राज्य सूची का विषय को प्रस्ताव अगर पारित कर देता है तो वो फिर कानून बन जाएगा, ठीक है ना, 2/3 बहुमत से। तो राज्यसभा के द्वारा राज्य सूची का कोई भी विषय है, कभी भी एनी टाइम, अगर राज्यसभा के लोग 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देंगे तो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना देगा संसद, सिंपल। फिर आपका आर्टिकल नंबर 249 में बोला गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 252 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य जो है वो केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव दे या फिर जो है वो अनुरोध करें। तो आर्टिकल 252 बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद होता है या फिर 2 राज्य चाहते हैं कि केंद्र हमारे लिए कानून बना दे, तो वो अनुरोध करते हैं, प्रस्ताव देते हैं, तो फिर उसके ऊपर भी कानून संसद बना देता है, केंद्र बनाता है 252 के तहत। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधि होता है, जो भी समझौता होता है, इसको प्रभावी बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो काम संसद कर सकती है, तो उसके ऊपर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी कानून बनाया जा सकता है। यह आपका आर्टिकल नंबर 253 कहता है। तो आर्टिकल 249, 252, 253 ये सभी याद रखिएगा। इसके अलावा 250 भी है। क्या है वह, क्या है देख लीजिए। राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु संरक्षित भी रखा जा सकता है। तो राज्य सूची का कोई विषय है, इसको राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के लिए संरक्षित भी रख सकता है। आर्टिकल नंबर 250 ये बात बोलता है। तो हमेशा जो है वो याद रखिएगा कि विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे कि आपका आर्टिकल नंबर 250, आर्टिकल नंबर 252, 253, 249 इन सभी के मामलों के आधार पे। फिर आपका आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 ये सभी के आधार पे जो है वो केंद्र कानून बना सकता है। इसके अलावा थर्ड जो है पॉइंट आता है आपका समवर्ती सूची का, और समवर्ती सूची के बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो देखिए समवर्ती सूची, तो नेक्स्ट आपका है समवर्ती सूची। और यहाँ बोला गया है कि समवर्ती सूची में टोटल जो है वो आपका 52 विषय है। पहले अगर हम लोग बात करें तो समवर्ती सूची में पहले आपका 47 विषय था, और अब समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय देखने को मिलते हैं। और बोला जा रहा है कि ये विषय जो है 52 गो विषय, इस विषय पे कानून जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को बनाने का अधिकार है इसमें। तो समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं, और ये विषय केंद्र और राज्य दोनों की परिधि के अंतर्गत आते हैं, यानी इसके ऊपर कानून दोनों बना सकते हैं। और इस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। और इस सूची के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो आपका विवाह एवं तलाक, कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति का स्थानांतरण, ठेकेदारी, स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स, फिर आपका ट्रस्टी और जो ट्रस्ट है इसकी बात, यूनियन सुरक्षा, समाचार पत्र, आपराधिक मामले, श्रम कल्याण इत्यादि, ठीक है ना। तो कम से कम आप 10 गो लिस्ट याद कर लीजिए कि 10 गो संघ सूची का लिस्ट, 10 गो राज्य सूची का लिस्ट और 10 गो समवर्ती सूची का लिस्ट, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो विवाह एवं तलाक, कृषि भूमि के अतिरिक्त
संपत्ति का स्थानांतरण, ठेकेदारी, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रस्टी एवं ट्रस्ट, उसके बाद ड्रग्स, यूनियन सुरक्षा, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण इत्यादि पे कानून जो है वो आपका केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, क्योंकि ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फिर जो है वो बताया जा रहा है कि इन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, परंतु किसी विषय पर संघ और राज्य के कानून के बीच में अगर टकराव होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में संघ के कानून को ही सर्वोपरि माना जाएगा। एग्जाम्पल के इसमें दो ठो विषय और भी है, जैसे कि शिक्षा है, वन है, पर्यावरण, ये भी इसमें ही शामिल हो जाएंगे। तो शिक्षा, वन, पर्यावरण जो है वो भी आपका समवर्ती सूची में ही आ जाएंगे। तो शिक्षा, वन, पर्यावरण ये भी समवर्ती सूची में आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 248। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग देखें आपका, तो क्या क्या पढ़े हैं विधायी संबंध के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल नंबर 245 पढ़े, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों पढ़े। इसके बाद आर्टिकल नंबर 246 पढ़े, जिसमें हम लोग देखिए 245 बोलता है कि क्षेत्र के आधार पर विधायी संबंध, तो क्षेत्र के आधार पर देखें तो आपका 245 क्लॉज 1 245 क्लॉज 2 दोनों आ जाएगा। वहीं अगर हम लोग 246 देखें तो ये बोलता है कि विषयों के आधार पर विधायी संबंध, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची इसमें 246 में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग तो आपका 247 कहीं नहीं पढ़ना है, फिर आपका आ जाएगा 248, ये छोटा सा है 248, और इस 248 को भी हम लोग समझ लेते हैं कि 248 क्या कहता है। सो ठीक है, तो 248 में बोला जा रहा है कि जो विषय संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल केंद्र सरकार को होता है, और वैसे विषय को हम लोग जो है वो हम लोग अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रख देते हैं, यानी कि रेसिडुअल जो है वो आपका ये पावर्स, और ये भी सेंटर के पास ही होता है। बोला जा रहा है कि समय के साथ साथ नई नई जो है वो परिस्थितियाँ भी आती है, देन उसका निवारण भी अवशिष्ट में ही शामिल हो जाता है। तो समय के साथ साथ नई नई जो भी परिस्थितियाँ आ रही है उसको हम लोग हमेशा जो है वो अवशिष्ट शक्तियों में ही शामिल कर देते हैं। जैसे कि आपका साइबर अपराध, ये आपका जो है वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आएगा, और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो आपका किसको है, तो आपका जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, सॉरी हाँ केंद्र को ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 क्लॉज 2 दोनों पढ़े, आर्टिकल 246 पढ़े, 248 पढ़े, 247 नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक सम क्लियर हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें आर्टिकल 249, तो आर्टिकल 249 यहाँ पढ़ लिए थे हम लोग कि राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत वाला, कि अगर 2/3 बहुमत से राज्यसभा अगर किसी भी प्रस्ताव को पारित कर दे राज्य सूची का विषय पे, उसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। फिर 250 देखिए हम लोग कि राज्यपाल कोई भी विषय को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखा सकता है। फिर 252 देखिए हम लोग, फिर 253 देखिए हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आपका यहाँ पे विधायी संबंध जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो विधायी संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतनी ही बात कहा ही गया था, और ये जो है वो आपका विधायी संबंध हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो है वो विधायी संबंध के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और वो है आपका क्या, तो वो है आपका नेक्स्ट प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध को जो है वो आपका कार्यपालिका संबंध भी कहा जाता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य में विधायी संबंध भी है, प्रशासनिक संबंध भी है, जिसको हम लोग कार्यपालिका संबंध भी कहते हैं। तो आई होप ये वाला जो लाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे प्रशासनिक संबंध में। तो फिर यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि प्रशासनिक संबंध क्या है क्या नहीं है। सो थोड़ा सा इसको आपको बतलाना होगा प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ठीक है, तो आगे देखिए प्रशासनिक संबंध के बारे में थोड़ा सा पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। तो बोला जाता है कि प्रशासनिक संबंध के बारे में बोला गया है क्या क्या, वो बात सुन लीजिए हल्का सा। इंट्रोडक्शन में हम बात बता दे रहे हैं, उसके बाद इसमें देखिएगा, पढ़िएगा एक एक करके। तो बोला जा रहा है कि संविधान के भाग 11 में अध्याय 2 भी है, जो कि आपका अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक बतलाया है, और इसके अंतर्गत जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। और प्रशासनिक संबंध से अगर हम लोग तात्पर्य देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी जो भी तालमेल है उसी से है। तो प्रशासनिक संबंध मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल। तो प्रशासनिक संबंध से तात्पर्य है केंद्र व राज्यों के सरकारों फिर गलत हो गया ना। तो कार्यपालिका देखिए प्रशासनिक संबंधों से
हम लोग प्रशासनिक संबंध का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से, 1 मिनट। फिर से सुनिए। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र व राज्यों की सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल से है। सामान्य रूप में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली है और राष्ट्रीय हितों को भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के प्रशासन पर संघ का पूरा नियंत्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया है। आगे देखिए, फिर हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे वो देख लीजिए। बताया जाता है कि केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंध तो बहुत सारा है, अलग अलग तरीक़ों से हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासनिक संबंध मतलब सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि प्रशासनिक संबंध मतलब होता है कि प्रशासनिक संबंध का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों का जो है कार्यपालिका संबंधी तालमेल। तो सेंटर और जो है वो आपका सेंटर एंड जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में आपका कार्यपालिका संबंधी जो भी तालमेल है, इसी को ही प्रशासनिक संबंध कहा जा रहा है। क्लियर। इसके बाद देख लीजिए इसके आगे की चर्चा क्या है। इसमें हम लोग कई सारे आर्टिकल की बात करेंगे, जैसे कि आर्टिकल नंबर 256, आर्टिकल नंबर 257, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 256 की बात करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह निर्देश दे सकती है कि वह संसद के द्वारा पारित किए गए अधिनियम को राज्य में भी लागू करे। तो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को, यानी कि सेंटर का गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि वो जो संसद जो कानून बनाया है उसको वो अपने राज्य में लागू करे। ये आपका आर्टिकल नंबर 256 कहता है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 257, और इसमें क्या है, तो इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार राज्यों को यह निर्देश दे सकती है कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों के साथ टकराव ना हो। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 256 में बोला है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगा कि संसद जो भी कानून बनाया है या जो भी विधेयक बनाया है उसको आप अपने राज्यों में लागू करें, ये निर्देश दे रही है 256 में। वहीं 257 में फिर जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देगी कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाइएगा जिससे केंद्र सरकार के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो, विवाद हो या फिर टकराव हो। सिंपल। आगे देख लीजिए, केंद्र सरकार राज्यों में रेल मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों व केंद्रीय परियोजनाओं के रखरखाव से संबंधित निर्देश दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार हर एक विषय में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देते रहेंगे, ऐसा नहीं, गाइडलाइन सभी विषय में नहीं देते हैं। खास करके केंद्र सरकार जो है वो राज्यों में रेल मार्ग कैसे जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग कैसे जाएगा, और जो केंद्र की जो भी परियोजनाएं हैं इसका रखरखाव से संबंधित वो दिशा निर्देश दे सकती है राज्यों को। ये आपका आर्टिकल 200 किसमें, तो 57 में कहा गया है। इसके बाद देख लीजिए आप आर्टिकल नंबर 358 की बात करते हैं। 358 की बात की जा रही है, 258 की नहीं, ठीक है ना। 258 भी है आपका, ऐसा बात नहीं है, 258 भी है। तो 258 कहीं अगर आगे दिया होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे 258 की बात, और नहीं दिया होगा तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। तो अभी हम लोग आर्टिकल नंबर क्या क्या देखे हैं, तो आर्टिकल 256 और 257 पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रशासनिक संबंध है वो आपका आर्टिकल 256 से स्टार्ट होता है और 253 तक ये जाता है। और हम लोग जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 252 देखे थे क्या, तो आर्टिकल 252 देखे थे कि 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र सरकारों को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं, यहाँ पे अनुरोध कर सकते हैं। ये है आपका 252, ठीक है ना, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए आर्टिकल नंबर 358 क्या बोला जा रहा है कि केंद्र जो है वो राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक के लिए आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। तो आर्टिकल नंबर 358 ये बोला जाता है कि इसमें केंद्र जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकता है, राज्य सरकारों को, कि जो आपके राज्य में जो भी अल्पसंख्यक है भाषा के तौर पे भाषाई रूप से जो भी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है, उसका जो आरंभिक शिक्षा है वो आपका उसी के ही मातृभाषा में ही उपलब्ध हो। ये केंद्र राज्यों को ये निर्देश दे सकता है 358 के तहत। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 347 देखें, इसमें बोला जा रहा है कि
यदि किसी राज्य में किसी विशेष भाषा का प्रयोग करने वाला वर्ग रहता है तो ये लोग राष्ट्रपति से मांग कर सकते हैं कि उनकी भाषा का प्रशासन में प्रयोग किया जाए तथा राष्ट्रपति उनकी मांग से संतुष्ट है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को भी ये निर्देश दे सकते हैं। क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। आर्टिकल 347 ये बात कहता है कि यदि किसी राज्य में किसी एक भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, किसी एक भाषा का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जैसे कि अगर हम लोग झारखंड की बात करें, झारखंड में जो है एक सपोज कीजिए कि झारखंड में जो है वो आपका खोटा भाषा बहुत ही ज़्यादा बोला जा रहा है। खोटा भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही है, मोर देन 70% 80% ऐसा। तो ऐसे में यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो राष्ट्रपति से ये चीज़ मांग कर सकते हैं कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो भाषा का जो यूज है, प्रयोग है, वो प्रशासन में किया जाए। तो झारखंड में जितने भी प्रशासन है, जो भी प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसमें उसके जो है उस भाषा का प्रयोग हो। तो ऐसी यदि किसी राज्य में विशेष भाषा का प्रयोग करने वाले लोग रहते हैं या उसका वर्ग रहता है, तो ऐसे में ये लोग राष्ट्रपति से मांग करते हैं या कर सकते हैं कि उनकी भाषा का प्रशासन में प्रयोग हो। और अगर इस बात से राष्ट्रपति जी संतुष्ट हो जाते हैं तो वो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को ये निर्देश दे सकते हैं कि ठीक है भैया, तुम प्रशासन में उस भाषा का यूज करो, वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है उसी का यूज कर लो तुम प्रशासन में भी। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल नंबर 339 देखते हैं। और 339 में क्या कहा गया वो देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, विकास के लिए और उसके लिए विशेष योजनाएं या फिर कार्यक्रम बनाए और उसका वो क्रियान्वयन करे। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर से केंद्र फिर जो है वो राज्यों को दिशा निर्देश दे रहा है आर्टिकल 339 के तहत कि अगर आपके राज्य में एससी और एसटी की संख्या ज़्यादा है तो आप ऐसे में एससी और एसटी के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए आप उनसे संबंधित कोई भी विशेष योजनाओं का जो है वो ला सकते हैं, योजना ला सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम ला सकते हैं, बना सकते हैं और वो वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट यानी कि उसको क्रियान्वयन कर सकते हैं। ये केंद्र जो है वो बोल सकता है राज्यों को, एससी और एसटी के लिए ही, ठीक ना, अगर किसी राज्यों में ज़्यादा है तो। इसके बाद आर्टिकल नंबर 244 पढ़ते हैं हम लोग। और 244 में क्या बात बोला जा रहा है वो देख लीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि केंद्र राज्यों को यह निर्देश दे सकता है कि राज्य अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए और उसको लागू करे। सिंपल सी वही बात है। क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। तो जो आपका अनुच्छेद नंबर 339 कहता है वही ठीक आपका सेम टू सेम अनुच्छेद नंबर 244 भी कहता है। तो 244 भी वही कह रहा है कि जो केंद्र जो है वो राज्यों को निर्देश दे सकता है कि राज्य जो है वो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम या फिर योजना लाए और उसको वो लागू करे। तो आपका ये अनुच्छेद 339 और 344 दोनों एक ही जैसा है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है, एक तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं खुद से कि सेंटर का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और कैसे कैसे हो सकता है। तो 352 हम लोग क्या देखे हैं, देखिए अभी 352 हो गया, आपको बताया गया था ना। 352 यहाँ पे देख लीजिए। 352 क्या बोला गया वो देखिए। 352 बोला गया है आपका, ये रहा 352 क्या बोलता है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है वो केंद्र सरकार से जो है वो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का वो लोग जो है प्रस्ताव दे सकते हैं या फिर अनुमोदन कर सकते हैं, अनुरोध करते हैं। 352 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य मिल के बोलते हैं कि आप हमारे लिए कानून बना दीजिए। इसके अलावा 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन के बारे में है कि जब कभी भी देश में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ऐसे में जो आपका राज्य सूची का जो विषय है इसके ऊपर कानून बनाता है कौन, तो केंद्र ही बना देता है इसके ऊपर कानून। ठीक है, तो आई होप ये वाला लाइन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिएगा। तो 352 और 356 हम लोग पीछे पढ़े ही हैं। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 311 भी है और ये अनुच्छेद जो है वो आपका 311 क्या कहता है वो देख लीजिए आप थोड़ा सा, ये अनुच्छेद नंबर 311 क्या कहता है।
तो अनुच्छेद 311 बोलता है कि अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया जाए। तो अखिल भारतीय सेवा में जो भी नियुक्त अपॉइंटेड जो भी ऑफिसर है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, तो अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवा में जो भी अपॉइंटेड है, जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर, तो अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों को विशेष संरक्षण दिया जाता है। जैसे कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य पर रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक इनको नौकरी पर रखते हैं, प्रसाद पर्यंत। दूसरा है, राज्य सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकती है, जबकि राज्यों का प्रशासन इसके द्वारा चलाया जाता है। सिंपल सी बात है। ऑल इंडिया सर्विस की बात करेंगे, अगर कोई आपका यूपीएससी क्वालिफाई करके आया है और वो राज्य में जाकर वो नौकरी कर रहा है किसी भी राज्य में, झारखंड में आकर नौकरी कर रहा है, अब वो झारखंड सरकार उसको चाहे तो सस्पेंड नहीं कर सकता है, हालांकि उसका ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो आईएएस, आईपीएस और आपका आईएफएस, ये सभी क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है, यानी कि अखिल भारतीय सेवा है। तो इसमें जो भी नियुक्त अधिकारी होंगे उसको विशेष संरक्षण दिया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम पे रहते हैं और राज्य सरकार इनके विरुद्ध किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं चला सकता है। इसको केवल जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं राज्य सरकार, लेकिन इसको सस्पेंड नहीं करवा सकते हैं, जबकि ये राज्यों का प्रशासन में जो है वो इन लोग भूमिका निभाते ही हैं। आगे देख लीजिए, तो ये लोग स्टेट में काम करते हैं, बट सैलरी जो है वो इन लोग का सैलरी कौन देगा, कितना होगा, इन लोग का जो है रिटायरमेंट कब होगा, इन लोग का ज्वाइनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा, सभी सेंटर डिसाइड करता है, संसद ही। इन लोग केवल नौकरी करते हैं इस कोई भी स्टेट में जाके, स्टेट गवर्नमेंट इसको केवल ट्रांसफ़र करवा सकता है अखिल भारतीय सेवा में नियुक्त अधिकारियों का। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 275 की बात करते हैं। और आर्टिकल 275 में बोला गया है कि इसके तहत केंद्र राज्यों को अनुदान देता है और अनुदान देते समय केंद्र राज्य पर अनेक जो है वो आपका शर्त थोपता है या फिर सौंपता है, तथा इन शर्तों के माध्यम से वह राज्यों को निर्देश देता रहता है। सिंपल सी बात याद रखिएगा कि आर्टिकल 275 के तहत जो केंद्र है, केंद्र सरकार, वो राज्य सरकारों को अनुदान देता है। क्या देता है, तो केंद्र सरकार राज्यों सरकारों को या फिर राज्य को अनुदान देता है, ग्रांट्स देता है। और जब भी वो अनुदान देगा तो उस समय कुछ शर्त उसके ऊपर थोपता है केंद्र, और उसी शर्त के माध्यम से ही वह राज्यों को निर्देश देते रहता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 275 है। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 263 की बात करें तो यहाँ बोला जा रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया जा रहा है, और इसको हम लोग जो है ना अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रशासनिक संबंध पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कल 10 मिनट और लगेगा आपका, और प्रशासनिक संबंध कल की क्लास में हम लोग लेक्चर जो है प्रशासनिक संबंध कंप्लीट कर देंगे। और कल के क्लास में जो है वो हम लोग वित्तीय संबंध स्टार्ट कर देंगे केंद्र और राज्यों के मध्य में। तो कल की क्लास में हम लोग प्रशासनिक संबंध कंप्लीट करके वित्तीय संबंध स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि जो आपका विधायी संबंध है, उसमें हम लोग 245 और 246 की चर्चा किए डिटेल से। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे अपवाद देखे थे, जिसमें हम लोग अलग अलग आर्टिकल्स के माध्यम से उसको पढ़े थे। फिर हम लोग प्रशासनिक संबंध देखे केंद्र और राज्यों के मध्य में। प्रशासनिक संबंध का सीधा सिंपल सा अर्थ होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य में कार्यपालिका संबंधी जो तालमेल है, यही आपका प्रशासनिक संबंध बतलाता है। और प्रशासनिक संबंध को समझने के लिए हम लोग आर्टिकल 252, आर्टिकल 256, आर्टिकल 356, आर्टिकल 257, आर्टिकल 311, आर्टिकल 358, आर्टिकल 347, आर्टिकल 339, आर्टिकल 244, आर्टिकल 311, आर्टिकल 275 और आर्टिकल 263 इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 263 है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम लोग आज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि आज समय का थोड़ा सा अभाव है। तो कल हम लोग आर्टिकल 263 को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रशासनिक संबंध को थोड़ा सा और बचा हुआ उसको कंप्लीट करके फिर हम लोग जो है वो वित्तीय संबंध की ओर चले जाएंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 2 क्लास और आएगा आपका, और 2 क्लास में जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंध जो है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।